बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। तेजस्वी यादव हार के बाद सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब भी तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना सकता है। हालांकि बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, जेडीयू की सरकार बन चुकी है बहुमत के साथ, क्योंकि HAM हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और VIP जो UPA में थी अब NDA में आ चुकी है इलेक्शन से पहले ही, और वही 8 सीट के फायदे से ही आज बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी है। लेकिन अब भी RJD अपने दम पर थोड़ा सा मेहनत करके, दिमाग लगाकर और एक अलग ही लड़ाई लड़कर अपनी सरकार अब भी वो बिहार में बना सकती है। जब बिहार का इलेक्शन ख़त्म हुआ, जब काउंटिंग शुरू हुई और उसके बाद जो रिजल्ट निकला वो ये था कि बीजेपी के पास 74, जेडीयू के पास 43, LJP के पास 1, VIP के पास 4 और HAM के पास 4 सीटें थी। तो NDA के पास टोटल 126 सीट मौजूद थी, और जबकि सरकार बनाने के लिए मात्र 122 सीट की ज़रूरत होती है। अगर इसमें LJP को बाहर भी कर दिया जाए फिर भी इस वक्त NDA के पास बहुमत से 3 सीट ज़्यादा है, यानी 125 सीट। और जो UPA गवर्नमेंट, UPA जो अलायंस थी, महागठबंधन अलायंस, उसमें RJD की सबसे ज़्यादा सीट आई 75, कांग्रेस 19, CPM 16, टोटल 110। तेजस्वी यादव को अब भी करीब करीब 12 सीटों की ज़रूरत थी, और वो 12 सीट उनको AIMIM 5 सीट, BSP 1 सीट, VIP 4 सीट और HAM 4 सीट से पूरा हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब VIP और HAM पहले से ही NDA के साथ सरकार बना चुकी है, मंत्री पद उनको मिल चुका है, वो शपथ ले चुके, तो वो फिर क्यों RJD के पक्ष में आएंगे? इसके लिए आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली बात, जब RJD अभी ये लड़ाई, तेजस्वी यादव अभी अकेले ये लड़ाई लड़ रहा है कि उसका कम से कम महागठबंधन में 130 सीटें होनी चाहिए, तो वो इलेक्शन कमीशन पर, EVM पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है अकेले, और अपनी ताकत के बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है और बिहार के लोगों से अपील भी कर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सिस्टम में होकर सिस्टम के अंदर की बुराई ख़त्म नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर सत्ता की ताकत नहीं आ जाती है। इस वक्त सत्ता बिहार या सेंट्रल में बीजेपी यानी NDA के हाथ में है, तो सब कुछ वो अपने हिसाब से करा रहा है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव सत्ता अपने हाथ में नहीं लेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन या EVM पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये सब बेमायने चल जाएगा। जिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ तेजस्वी यादव रुख कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट है कि जब अर्नब गोस्वामी की बात आती है तो वो उसको बाहर कर देता है, उसको जमानत दे देता है। लेकिन जब बात आती है सर वरवरा राव की, जो करीबन 2 साल से वरवरा राव साहब जेल में हैं, इसलिए जेल में हैं क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लगातार बातें कर रहे थे, सरकार के घोटाले लोगों को बता रहे थे, लोगों को जागरूकता अभियान से जोड़ रहे थे। सरकार ने गुस्से में आकर उन पर UAPA लगाकर सर वरवरा राव को अंदर, जेल के अंदर कर दिया। पिछले 2 साल से वो जेल के अंदर है। 60 साल से भी ज़्यादा जिस शख्स का एज है, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी क्राइम के, बिना किसी वारदात के उसको जेल में भर दिया गया UAPA के कारण। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई को तैयार नहीं है, कोई उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अर्नब गोस्वामी, जिस पर सीरियस मर्डर क्राइम के चार्जेस लगे हुए, जिसकी वजह से पुख्ता सबूत के बुनियाद पर महाराष्ट्र की पुलिस कहती है इसकी वजह से 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया, ब्लैकमेल के थ्रू और कई सारे थ्रू, तो ऐसे लोग जब सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लिबर्टी के नाम पर उसको जमानत देती है तो इस पर क्या बिलीव करना। तो अब भी मैं कहता हूं कि तेजस्वी यादव NDA की सरकार गिरा सकती है और अपनी सरकार बना सकती है। एक फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में दिया था 4 डिप्टी CM का, लेकिन अभी जो मेरे पास फॉर्मूला है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर RJD 75 सीट, कांग्रेस 19 सीट, CPM 16 सीट से 110 सीटें होती हैं, अगर RJD MIM से मदद मांगे 5 सीट की, BSP से मदद मांगे 1 सीट की, VIP से मदद मांगे 4 सीट की और HAM से मदद मांगे 4 सीट की, तो इस वक्त बीजेपी, माफ करना, RJD के पास टोटल 124 सीट हो जाएगी, यानी बहुमत से 2 सीट ज़्यादा। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि HAM यानी जीतनराम मांझी साहब की पार्टी और VIP पार्टी क्यों RJD का साथ देगी? तो एक फॉर्मूला तो यह है कि तेजस्वी यादव खुद CM बनकर 4 डिप्टी CM खड़े कर दे। एक डिप्टी CM वो जीतनराम मांझी साहब को बना दे, दूसरा VIP के प्रमुख जो हैं उनको बना दे, तीसरा कांग्रेस से एक को बना दे और चौथा अख्तरुल इमान साहब MIM से एक CM बना दे। तो इस तरीके से दलित का एक डिप्टी CM, माफ करना, डिप्टी CM, 4 डिप्टी CM
तो एक दलित का डिप्टी सीएम होगा जो अपनी कौम की आवाज़ को आगे रखेगा, एक मुसलमानों का डिप्टी सीएम होगा जो कौम की आवाज़ को आगे रखेगा, एक ब्राह्मण का डिप्टी सीएम होगा जो कि अक्सर कांग्रेस की पार्टी है वो अपने आगे बात रखेगा, और एक वीआईपी का सीएम हो जाएगा जो अपनी बात वो रखेगा, डिप्टी सीएम। तो एक सीएम 4 डिप्टी सीएम फॉर्मूला के साथ साथ तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो गई है क्योंकि ये फॉर्मूला बीजेपी ने पहले ही यूज़ कर लिया है। इसीलिए बीजेपी ने अपने पार्टी के नेताओं को बरकरार रखने के लिए 2 डिप्टी सीएम खड़े कर दिए और एक सीएम खड़ा कर दिया है। हालांकि मैंने 4 का ऑप्शन आरजेडी को समझाया लेकिन उसको समझ में नहीं आया, देर हो गई उससे। तो अब अंदर ही अंदर काफ़ी हड़कंप है क्योंकि बीजेपी जेडीयू को दबाने की कोशिश कर रही है। जेडीयू को मात्र 43 सीट मिला है और उससे कहीं ज़्यादा 30 सीट 31 से ज़्यादा बीजेपी को मिला है। इसीलिए बीजेपी मंत्रालय में कब्जा कर रही है। इस वक्त जेडीयू को 6 मंत्रालय दिए गए, वहीं बीजेपी को 7 मंत्रालय दिए गए हैं। यहां तक कि जो स्पीकर है वो भी बीजेपी हड़प चुका है। एक सीएम नीतीश कुमार को बनाकर 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। तो अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खलबली है। जीताराम मांझी साहब के बेटे को मंत्रालय दिया गया है, यहां तक कि वीआईपी के भी एक सीट को एक इंसान को मंत्रालय दिया गया है। लेकिन अब भी मैं कहता हूं तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना सकता है। एक और तरीका है जिससे जीताराम मांझी साहब और वीआईपी पार्टी खुद आरजेडी का चलकर समर्थन करेगी। वो ये फॉर्मूला है कि तेजस्वी यादव अपना अहंकार को दूर रख के अपना जो सीएम बनने की उसकी ख्वाहिश है उसको थोड़ा मारकर, मैं समझता हूँ हर युवा जो किसी न किसी पॉलिटिकल समाज से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि अगर उसका बाप सीएम रह चुका हो या उसका चाचा सीएम रह चुका हो तो उसको सीएम बनने का ख्वाब बहुत ज़्यादा आता है। ये नेचुरल है, मैं इसमें कोई गलत बात तो नहीं कह रहा कि ये बहुत गुनाह है। ये नेचुरल चीज़ है कि उसके अंदर आ जाता है कि मुझे भी सीएम बनकर वैसे काम करना जैसे मेरा बाप ने किया। तेजस्वी यादव को 2 मिनट सीएम पद को पीछे रखकर, सीएम के ख्वाहिशात को, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की जो उसके अंदर ख्वाहिश है उसको पीछे रखकर उसे जीतनराम मांझी से 4 सीट का समर्थन मांगकर सीएम पद उसके हाथों में सौंप देना चाहिए। तो जीतनराम मांझी साहब अगर सीएम बन सकते हैं, तेजस्वी यादव बना सकते हैं, तो फिर क्यों ना ये काम हो सकता है। एक बार ऑफर तो देकर देखा जाए, क्योंकि अगर जीतनराम मांझी साहब पहले भी सीएम रह चुके हैं, नीतीश कुमार की वजह से ही उनको सीएम से हटा दिया गया था, तो फिर वही जीतनराम मांझी जिनका सोच विचार महागठबंधन से मिलता है, सेक्युलरिज्म से मिलता है, दलितों से मिलता है, ब्राह्मणों से अलग है, तो फिर वो क्यों ब्राह्मणों की पार्टी के साथ वो सरकार बनाएगा। तो अगर तेजस्वी यादव जीतनराम मांझी साहब को सीएम का ऑफर दे और उनसे 4 सीट ले ले तो आरजेडी के पास मात्र 2 सीट या 3 सीट की जरूरत पड़ेगी और एमआईएम के एक वो मंत्रालय दे दे, एमआईएम को, बीएसपी को सपोर्ट में ले ले और वीआईपी को कहे कि आपके एक शख्स को, एक एमएलए को डिप्टी सीएम बना दे। तो एक फॉर्मूला तो 4 डिप्टी सीएम का और खुद सीएम बनेगा तेजस्वी यादव। दूसरा फॉर्मूला है कि खुद तेजस्वी यादव सीएम पद से पीछे हटकर जीतनराम मांझी साहब को सीएम बना दे और वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख है उनको डिप्टी सीएम बना दे और मंत्रालय में से एक मंत्रालय एमआईएम को दे दे, बाकी तमाम मंत्रालय पर खुद कब्जा कर ले। तो ये फॉर्मूला से यानी 2, एक सीएम, एक डिप्टी सीएम और एक एमआईएम को मंत्रालय और खुद पूरा मंत्रालय कब्जा करके तेजस्वी सरकार, अब माफ करना, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बिहार में बन सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब आपको बात करेंगे। देखिए, जीतनराम मांझी साहब जब पहले से यूपीए में थे, यानी कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ अलायंस में, तो क्या ऐसी वजह रही होगी कि उन्होंने यूपीए को छोड़कर एनडीए को अपनाया? क्योंकि उनको सीट नहीं मिल रही थी, उनको जो डिमांड था वो पूरा नहीं हो रहा था, उनके अपने लड़के को भी उनको जिताना था। तो जब तेजस्वी यादव ने उस वक्त उसको लगा कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे इनका सपोर्ट ही नहीं चाहिए, तो तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने ही गुमराह कर दिया। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को यही सलाह दी कि आप जीतनराम मांझी से मत करो अलायंस, आप वीआईपी से अलायंस मत करो, आप एमआईएम से अलायंस मत करो। ये जो अलायंस ना करके जो सीटें बचे वो कांग्रेस ने हड़प ली। तो तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी गलती है कि वो कांग्रेस को साथ लेके फिर रहा है। कांग्रेस को उसने 70 सीटें दी, हालांकि कांग्रेस इस लायक ही नहीं कि उसको 70 सीट दी जाए। बदले में कांग्रेस ने 70 में से 19 सीट ही मात्र हासिल की। 51 सीट, 51 सीट कांग्रेस की जगह बीजेपी जीत गई। अगर पहले से ही तेजस्वी यादव थोड़ा अहंकार को नीचे रखकर, कांग्रेस की बात ना सुनकर, जीतनराम मांझी साहब को अगर वो सीट दे देता और वीआईपी को सीट दे देता, तो इस वक्त तेजस्वी यादव को एमआईएम की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी और ज्यादा सीटें आ जाती। और अगर वो एमआईएम के साथ गठबंधन करता तो फिर तो वो उसका पार्टिकुलर पूरा सरकार बन जाता। तो यही फॉर्मूला है कि जीतनराम मांझी साहब को सीएम पद दे और वीआईपी को डिप्टी सीएम बनाए, एमआईएम के अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब को एजुकेशन मिनिस्टर बनाए और खुद तमाम 10 मंत्रालय पर कब्जा करके तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाकर सरकार बना ले। तो ये एक तरीका है, क्योंकि जब बीजेपी खुद जेडीयू को दबा रही है, क्योंकि
जब एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो कह रहा है कि मैं बनना नहीं चाहता था, बस मैं लोगों के कहने से बन गया। उसके अंदर कुछ ना कुछ असमंजस तो है। जब स्पीकर नीतीश कुमार अपना रखना चाहता था तो बीजेपी ने अपना स्पीकर घुसा दिया, पूरे मंत्रालय में बीजेपी ने कब्जा कर लिया, कुछ जेडीयू को दिया। तो ये पार्टी को तोड़ना भीतर भीतर बहुत आसान है। अगर आप, एक चीज़ शायद आपको पता नहीं है, अगर कोई एमएलए अपना पार्टी छोड़कर किसी पार्टी ज्वाइन करता है जीतने के बाद, तो इलेक्शन कमीशन उसे वहाँ से हटा देती है, फिर वहाँ पर री इलेक्शन होता है, और जो इलेक्शन होता है फिर वहाँ दोबारा सीट में आप उम्मीदवार खड़ा करके इलेक्शन लड़ो, यानी उसका तो अस्तित्व खत्म। लेकिन जब कोई पार्टी किसी पार्टी को समर्थन दे तो वहाँ पर री इलेक्शन नहीं होता है। तो आज अगर जीतनराम मांझी साहब सीएम बनना चाहते हैं और आरजेडी से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन नहीं करना, उनको सिर्फ अपना 4 सीट का समर्थन तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को देना है, और वीआईपी को भी अपना 4 सीट का समर्थन आरजेडी को देना है, महागठबंधन को देना है। तो ऐसा होगा कि सरकार भी बन जाएगी और कोई री इलेक्शन का झमेला ही नहीं बचेगा। एक सीएम, एक डिप्टी सीएम, एक एमआईएम को मंत्रालय और बाकी तमाम काम हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। लेकिन उसके लिए तेजस्वी यादव जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है, लोगों से कह रहा है, वो सिस्टम के अंदर तो है लेकिन सत्ता से बाहर है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को सत्ता को पहले लेना है। एमआईएम, बीएसपी, आरजेडी, आईएनसी, सीपीएम, बीएसपी, एचएएम, वीआईपी के साथ अगर वो सरकार बनाता है तो वो सिस्टम से ऊपर चढ़कर सत्ता में भागीदारी ले लेता है। जब सत्ता उसके हाथ में आ जाएगी तो वो किसी भी तरीके से अपना काम निकलवा सकता है। वो इलेक्शन कमीशन पर भी अगर कोई बात उठाता है तो उसके बातों पर दम रहेगा। वो सुप्रीम कोर्ट जाता है चाहे हाई कोर्ट, क्योंकि जब वो एक राज्य का पूरा सरकार जिसके अंडर है, अगर वो किसी पर हमला करे तो क्यों नहीं हो सकता है हमला, यानी सुप्रीम कोर्ट जाकर। लेकिन अभी तो वो सरकार में ही नहीं है, तो फिर कौन उसकी बात सुनेगा। तो पहले तेजस्वी यादव को सत्ता हासिल करनी चाहिए, एमआईएम से मिलकर, बीएसपी से मिलकर, एचएएम से मिलकर, वीआईपी से मिलकर, तमाम लोगों के साथ मिलकर सत्ता हासिल करने के बाद फिर उसको जो भी निर्णायक फैसला या जिस किसी के साथ उसे जो भी करना वो करे, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद। तो फिलहाल बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, एचएएम ने एक साथ मिलकर 125 सीट की बहुमत से सरकार बना ली। मंत्रालय बढ़ गया, शपथ ग्रहण हो गया। ना कांग्रेस वहाँ पर गई, ना आरजेडी वहाँ पर गई, ना एमआईएम वहाँ पर गई, ना सीपीएम वहाँ पर गई, ना बीएसपी वहाँ पर गई। वहाँ पर कोई नहीं गया, अकेले अकेले उन्होंने शपथ ले ली और तमाम विपक्षी पार्टियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। और ये तमाम चीज़ें अभी चल रही हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई हो कि तेजस्वी यादव अब भी सरकार बना सकता है। 3 पार्टियों को इसे सपोर्ट की ज़रूरत है, एमआईएम, वीआईपी और एचएएम, जो कि आसानी से उसके साथ आ सकती है अगर वो दिमाग से खेल खेले और सीएम पद को पीछे रखकर किसी और को उसका दावेदार यानी जीतनराम मांझी को बना दे, तो फिर उसका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जीतनराम मांझी का जो आइडियोलॉजी है और जो वीआईपी का आइडियोलॉजी है वो तेजस्वी यादव से मिलती जुलती है, वो मोदी से नहीं मिलती जुलती है, वो हिंदुत्व का फॉलोअर नहीं है। और एक खुशी की बात यह है कि एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नेशनल पार्टी बन चुकी है। पहले वो नेशनल पार्टी नहीं थी, अब इलेक्शन कमीशन ने उसे नेशनल पार्टी घोषित कर दिया है। तो अब कभी टीवी में कभी आएगा ना, आप देखते होंगे टीवी में यार एमआईएम का नाम ही नहीं आता है, अन्य पार्टी, इसीलिए नाम नहीं आता क्योंकि वो नेशनल पार्टी नहीं थी। अब जब आप टीवी देखोगे इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन के टाइम में, तो आपको दिखाएगा कि एमआईएम कितने सीट लड़ रही है, एमआईएम का कितना सीट आने वाला है। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम के बगल में एमआईएम का भी नाम होगा और वहाँ पर बाकायदा आपको एमआईएम का नाम सब कुछ दिखेगा। तो ये डिटेल अब आपको दिखेगी और एमआईएम पूरे भारत में इलेक्शन लड़ेगी इंशाअल्लाह और जीतेगी भी। क्योंकि जब किसी भी पार्टी ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, दलितों का साथ नहीं दिया, और आज जब एमआईएम कई सालों से मुस्लिम दलित के साथ रहे, तो कोई मुसलमान या दलित इतना बेवकूफ़ नहीं जो एमआईएम को छोड़कर किसी और को वोट देगा। तो ज़मीन पर मेहनत कीजिए, एमआईएम के लिए काम कीजिए और भारत के सेकुलरिज्म, संविधान को बचाने में एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब की मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।